नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं FLN। और सरकारी विद्यालयों में सरकार के द्वारा FLN किट जो हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोवाइड भी किया जाता है। तो आज हम लोग बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर चर्चा करेंगे। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा जो है आने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। और हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आएगा तब शुरू करेंगे। आप अभी से अपना जो लक्ष्य है उसको लेकर के चलिए और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मेरा नाम है गणेश अरण्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्कूल रैंकर्स। और हम लोग जो है मिल करके पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की ओर पहुँचेंगे। बुनियादी साक्षरता और संज्ञात्मक ज्ञान जो है हमारे पास उसमें क्या है कि फाउंडेशनल लिटरेसी जो होता है और न्यूमरेसी जो होता है रेफर्स टू द बेसिक एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट एंड परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। इसमें क्या होता है कि बुनियादी साक्षरता जो होती है एकदम फाउंडेशनल जो लिटरेसी है और संख्या का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे तीसरी कक्षा तक, जो भी बच्चे क्लास 3 तक हैं, उनको पढ़ने, समझने और बुनियादी यानी कि जो ज़रूरी होने वाली, जो ज़रूरी गणितीय क्रियाएं हैं जैसे जोड़ करना, घटाव करना, गुणा कर लेना, ये सारी चीज़ें उनको आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब होता है क्या? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यही उसका मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो आपका जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीख जाएं, एक्सक्यूज मी, और साथ ही साथ वो पढ़ना सीख जाएं, लिखना सीख जाएं, और मतलब जो बेसिक काम होता है वो करना वो लोग सीख जाएं। इसलिए उनको बोला जा सकता है कि वो बच्चे साक्षर हैं, बुनियादी रूप से साक्षर हैं। और ये क्या है? ये गोल है किसका? ये जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है ना, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। किसका? NEP 2020 का। तो NEP 2020 में ये रखा गया है कि हम लोगों को अचीव करना है। क्या अचीव करना है? FLN फॉर ऑल चिल्ड्रेन, सभी बच्चों के लिए ग्रेड 3 बाई 2026-27, यानी कि 2026-27 आते आते हम लोगों को ये गोल अचीव कर लेना है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, तो कक्षा 3 तक पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर बुनियादी जो साक्षरता है वो आ जानी चाहिए और उनको बेसिक जो कैलकुलेशन होता है वो आ जाना चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी किसे कहते हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है वो हम लोग वहाँ पर ऊपर में समझ गए हैं। इसका जो मुख्य घटक होता है वो कौन कौन सा होता है? ठीक है, फोनेमिक्स अवेयरनेस होता है, ध्वनि पर आधारित जो भी जागरूकता है, यानी कि हर जो लेटर है ना उसका फोनेटिक उनको समझ में आ जाना चाहिए, उनकी जानकारी उनको हो जानी चाहिए, ध्वनि की जानकारी उनको हो जानी चाहिए, फोनेटिक ये जानकारी हो जानी चाहिए, वोकैबुलरी शब्दावली की जानकारी उनको हो जानी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन समझ, और रीडिंग फ्लुएंसी। तो फाउंडेशनल लिटरेसी का ये 4 घटक हैं। पहला तो उनको हर अक्षर का अक्षर ज्ञान होना चाहिए, प्लस उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका जो ध्वनि उच्चारण कैसे होता है वो उनको आ जाना चाहिए। दूसरा, शब्दावली उनको समझ में आ जानी चाहिए। तीसरा, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो उनको आ जाना चाहिए। और तीसरा है, चौथा है रीडिंग फ्लुएंसी, यानी कि अच्छी तरह से वो धारा प्रवाह पढ़ ले, ये इतना उनके पास हो जाना चाहिए। इफ़ अ चाइल्ड हेयर द वर्ड कैट एंड कैन ब्रेक इट इनटू साउंड CAT, दैट शोज फोनेमिक्स अवेयरनेस। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या कि यदि कोई बच्चा जो है ना किताब को की ता ब के रूप में पहचान सकता है, पढ़ सकता है, कैट को CAT अगर तोड़ कर उसको लेटर वाइज पढ़ सकता है और उसका उच्चारण कर सकता है, तो क्या होता है? ये दिखाता है कि बच्चे में क्या है, ध्वनि से रिलेटेड जानकारी उनको मिल गई है। बच्चे जो हैं वो उसका फोनेटिक जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कर पा रहे हैं। फाउंडेशनल न्यूमरेसी का मतलब क्या होता है? बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान। इसका कौन कौन सा मुख्य घटक होता है? नंबर सेंस, बच्चों को नंबर का सेंस आना चाहिए, संख्या का ज्ञान उनको हो जाना चाहिए, ये कौन सी संख्या है, ठीक है।
अब संख्या के ज्ञान में क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, प्रकृति संख्या, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। बेसिक ऑपरेशन, उनको जो बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है वो उनको आ जाना चाहिए। और तीसरा जो आपके पास है वो है मेजरमेंट, पैटर्न एंड ज्योमेट्री, ये उनको आ जाना चाहिए। तो फाउंडेशनल न्यूमेरेसी का मतलब होता है कि बच्चों में ये 3 जो घटक हैं वो उनके अंदर होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि बच्चों के अंदर में फाउंडेशनल न्यूमेरेसी है। ठीक है। अगर अब इस तरह की बात अगर हम देखें तो आप अक्सर देखोगे ना कि गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर सीबीएसई के स्कूल हो, दोनों में अगर आप बच्चों के साथ रहें, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे क्या एज़ पर जो चल रहा है एनईपी का जो एम है, उसका जो गोल है, उसके तरफ से उसके जैसा लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो है ना, ये सबको सोचने की ज़रूरत है। स्कूल हो, स्कूल मैनेजमेंट हो, ये सबको सोचना है। सरकारी स्कूलों का तो और भी बुरा हाल है। बच्चे क्लास 9-10 तक के बच्चे जो होते हैं, क्लास 3 की तो बात ही आप छोड़ दो, 9-10 तक के जो बच्चे हैं वो प्रोनाउंस करना नहीं आते हैं हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, हिंदी में वो अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, बुक्स को पढ़ नहीं पाते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं, और समझने की बात तो दूर की है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें पास तो कर जाते हैं। पास करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, क्योंकि वो रट के जाते हैं, रट करके जाते हैं, वो उसको जैसे का तैसा छाप कर चले जाते हैं, तो पास। लेकिन उनके अंदर नॉलेज क्या मिलता है, उनको ज्ञान क्या मिलता है, वो समझते क्या है, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये सोचने वाली बात होती है वहाँ पर। तो ये 3 घटक जो है ना, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि बच्चे में संख्या ज्ञान होना चाहिए, और जोड़ घटाव गुना भाग कर ले, और मेज़रमेंट है, पैटर्न पहचानना, और ज्योमेट्री है ना, ट्रायंगल और स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब बनाना उसको आ जाए। रिकॉग्नाइजिंग दैट 8 इज़ मोर देन 5, बच्चे क्या करें, अगर समझ जाए बच्चा कि 8 क्या है, 5 से बड़ा है, एंड 2 + 3 = 5, ठीक है, और उसको बच्चे को ये समझ में आ जाए कि 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो ये अगर आ जाता है तो उसके अंदर में बेसिक जो संज्ञानात्मक ज्ञान है वो है। अगर बच्चा ये समझता है कि कहाँ चला गया भाई, अगर बच्चा ये समझता है कि 7 5 से बड़ा है, और 2 प्लस जो 3 होता है ना, 2 + 3 जो होता है वो 5 होता है, तो बच्चे के अंदर में संख्यात्मक बोध है, कोई दिक्कत नहीं है। रोल ऑफ लैंग्वेज इन एफएलएन, एफएलएन में भाषा की क्या भूमिका है। A language is a medium through which literacy and numeracy are developed। ठीक है, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है, साक्षरता और गणना कौशल विकसित होता है बच्चे के अंदर में। यूजिंग मदर टंग और होम लैंग्वेज हेल्प फास्टर एक्विजिशन। अब क्या होता है यहाँ पर, घर की जो भाषा है, मातृभाषा है, घरेलू भाषा है, जो घर में बोलता है, उसका प्रयोग करके बच्चा क्या करता है, वो सीख पाता है। ठीक है, वो सीखने में उसको सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, अब आप देखो कि बच्चे जो होते हैं ना, वो घर की भाषा जानते हैं, घरेलू भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर वो बच्चा स्कूल जाता है और टीचर्स उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर अधिगम चल रहा है, लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, टीचर हिंदी बोल रहे हैं, बच्चे जो हैं वो हिंदी उनका अच्छा नहीं, वो घर की भाषा बोलते हैं, घरेलू भाषा बोलते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर अधिगम आपका पूरा नहीं हो पाएगा, लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। वहाँ पर टीचर क्या करते हैं, वो भी घर की भाषा यूज़ करते हैं, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होता है उसको वो भी यूज़ करते हैं, धीरे धीरे बच्चे को हिंदी और इंग्लिश की तरफ लाते हैं। तो ये होता है कि रोल, लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी मैंने सुना है ना कि टीचर्स बोलते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम है तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं होता भाई। बच्चे अगर उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों, उनको जिस लैंग्वेज में समझ में आएगा उसी में आपको पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका लर्निंग प्रोसेस पूरा होगा। अदरवाइज़ आप पढ़ा के चले आओगे, वो पढ़ लेगा ऐसे ही, कुछ होने वाला नहीं है, सब जीरो हो जाएगा। तो उसको वहाँ पर ध्यान देना है हमेशा। और यही कारण होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जितने भी हैं ना, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज टीचर्स भी यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ जुड़ करके उनको हम उनकी भाषा में ही जो बेसिक, जो बुनियादी जो शिक्षा है ना, उनको
दिया जा सके। धीरे धीरे बच्चों के अंदर में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के लिए डेवलप किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या होता है, यूज़ ऑफ लोकल स्टोरीज़, है ना, लोकल यानी कि जो घरेलू कहानियाँ हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं, बताते हैं। फोक सॉन्ग के माध्यम से भी उनको हम लोग टीच करते हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो गाने के माध्यम से या फिर चित्र के माध्यम से या फिर प्ले के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बेसिक नॉलेज उसको देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और यही सही तरीका है कि हम बच्चों को मुख्य धारा यानी कि स्कूल की तरफ मोड़ सकते हैं, उनको हम ला सकते हैं। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर FLN के लिए टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रैटेजी है वो आपका कैसे बनेगा, क्या आपको करना चाहिए। इफेक्टिव क्या क्या होता है स्ट्रैटेजी, स्टोरी टेलिंग होता है, पिक्चर रीडिंग होता है, कहानियाँ सुना सकते हैं आप, पिक्चर्स को कॉमिक्स की जैसा पढ़वा सकते हैं बच्चों की, कॉमिक्स पढ़ो खुद से। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, गेम्स खेल रहे हैं, पजल खेल रहे हैं, और गेम्स बहुत सारे गेम्स होते हैं जो बच्चों के साथ हम लोग खेलते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अक्षर ज्ञान करते हैं या फिर स्मेल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, इन मसालों को स्मेल करके पहचानने की कोशिश करते हैं। तो गेम्स खेल खेल में बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, तो प्राइमरी और मिडिल में ना TLM का बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस TLM अगर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे खेल खेल में ही सीख लेते हैं। TLM आप उनको दे दीजिए, एक बार बता दीजिए, वो कर लेंगे अपने आप। तो TLM बहुत ज़रूरी होता है कि आप TLM हर टीचर को आना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर के। पीयर लर्निंग एंड ग्रुप वर्क, ठीक है, तो पीयर लर्निंग एक दूसरे से बच्चे सीखें, ठीक है, ग्रुप में एक्टिविटी करें, ग्रुप में लर्निंग प्रोसेस को पूरा करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लानिंग होता है, अच्छा रणनीति है ये, जिससे कि आप FLN को अच्छी तरह से कर सकते हैं। यूज़ बॉटल कैप्स फॉर काउंटिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है, विद्यालय हैं, वहाँ पर आप बॉटल के ढक्कन को आप काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टोन्स को भी यूज़ करते हैं हम लोग, और हम लोग पेबल्स को भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करते हैं। हम लोग तो आइसक्रीम की डंटी को भी यूज़ करते थे, बहुत सारी स्टिक्स जमा करते थे, उसको भी हम लोग काउंटिंग करते थे। तो हम लोगों के समय में बहुत मज़ेदार चीज़ें थी खेलने की। आइसक्रीम की डंटी होती थी, पत्ते पर भी हम लोग लिखते थे। एक बहुत अच्छा गेम हम लोग खेलते थे, उसको बोलते थे डोल पात, ठीक है, वो आपका कटहल के पेड़ होते थे या फिर बरगद के पेड़, उस पर हम लोग चढ़ कर खेलते थे डोल पात, और बहुत सारी चीज़ें उसमें पत्तों पर भी हम लोग कुछ ना कुछ अंक और संख्या लिखते थे। वो गेम भी बहुत अच्छा था। तो पहले के जितने भी गेम्स होते थे ना, वो आपका समझिए कि वो FLN को ही बढ़ावा देता था एक प्रकार से। और जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं ना, हम लोगों को FLN वगैरह जो है ना वो अब करिकुलम में डालना पड़ता है, नहीं तो पहले तो हम लोग ऐसे ही पढ़ के निकल देते थे। ये सारी चीज़ें थी। तो कुछ ना कुछ तो खामियाजा हैं ही क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी के आने को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग यूज़ करके अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम लोग FLN की तरफ मोड़ सकते हैं। FLN की जो गोल है उसको पाने के लिए कर सकते हैं। असेसमेंट इन FLN, अब FLN में मूल्यांकन कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह का मूल्यांकन होता है। एक होता है बेसलाइन असेसमेंट, प्रारंभिक, दूसरा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, गठनात्मक, और तीसरा होता है समेटिव असेसमेंट, समेकित मूल्यांकन, ठीक है। अब प्रारंभिक जो आपका असेसमेंट होता है ना, वो क्या होता है, ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सभी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी में आपने पूछ लिया। तो प्रारंभिक और जो फॉर्मेटिव है ना, लगभग सेम ही होता है। एक होता है बेसिक, बेस लाइन है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है, ऐसे पूछते चले जा रहे हैं। फॉर्मेटिव क्या हो गया, पढ़ा दिए, उसके बाद जो पढ़ाया है आपने उस पर आधारित क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिए। ये होता है गठनात्मक। और जब सारा कोर्स ख़त्म हो जाता है ना, तो होता है ना 6 माही है या फिर एनुअल एग्ज़ाम है, तो उसमें हम लोग समेकित मूल्यांकन करते हैं पेन एंड पेपर पर। तो ओरल, रीडिंग, नंबर, डिक्टेशन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर, ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एक केस एग्जाम्पल भी है। इन दिल्ली टीचर्स यूजेस पिक्चर कार्ड टू असेस वोकेबलरी एमंग ग्रेड 1 स्टूडेंट। अब टीचर्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक प्ले कार्ड के जैसा जो होता है पिक्चर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चों को बता रहे हैं वोकेबलरी के बारे में। किसको, क्लास 1 के बच्चों को। तो आप बहुत सारे TLM यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। रोल ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की क्या भूमिका हो जाती है इसमें। टीचर्स आर फैसिलिटेटर, ठीक है, दे मस्ट आइडेंटिफाई ए स्ट्रगलिंग लर्नर
ओके, अर्ली, दैट इज अर्ली, एंड प्रोवाइड इंडिविजुअल सपोर्ट। तो टीचर्स का क्या रोल है? टीचर्स फैसिलिटेटर होता है, उसको क्या करना है, सबसे पहले पकड़ लेना है कि कौन बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, सीख नहीं पा रहा है वो। तो जिसको सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको पहले पकड़ लो और उसको क्या करना है, इंडिविजुअल सपोर्ट करो आप, है ना। उसको अकेले में आप अच्छा से पढ़ाओ, उसको पूरा केयर करो, और फिर उसको क्या करना है, ग्रुप के साथ में डाल देना है। तो ये आपको करना पड़ता है, टीचर्स को करना पड़ता है। और टीचर डिज़ाइंस एक्स्ट्रा वर्कशीट फॉर स्टूडेंट हु फेस डिफ़िकल्टी इन सब्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए कोई बच्चा घटाव नहीं कर पा रहा है, घटा नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे टीचर, उसके लिए 2-3 वर्कशीट एक्स्ट्रा बना लेंगे कि चलो भाई तुम्हारे लिए 2-3 एक्स्ट्रा है, तुम इसको करो, हल्का करो, हल्का करेगा उसका फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ा देना है। तो इस तरह से टीचर्स का रोल भी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान देना पड़ेगा, वो अंदर से निकलता है वो, ठीक है। अगर आप ड्यूटी जैसा करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा इससे। पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो FLN का जो गोल है हमारा, उसको पाने के लिए पेरेंट और कम्युनिटी, समुदाय की भी भागीदारी होती है, अभिभावक की भी भागीदारी होती है। होम एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस अर्ली लर्निंग। घर का जो वातावरण होता है ना, माहौल जो होता है ना, वो क्या करता है, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावित करता है। पेरेंट्स शुड बी सेंसिटाइज एंड इनकरेज टू पार्टिसिपेट। अब सेंसिटिव होना चाहिए किसको, पेरेंट्स, ठीक है, सेंसिटिव होना चाहिए। और बच्चों को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। किस चीज़ में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। यानी कि आप बोलने के लिए प्रेरित कीजिए उनको, पहाड़ा बोलिए सुनाने के लिए, चलो पहाड़ा सुना दो, का पहाड़ा सुना दो, कखा कखा सुना दो, ABCD सुना दो, उल्टा ABCD सुना दो, है ना। 0 to 9 सुनाओ, 9 to 0 सुनाओ। ये सब क्या होता है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। किन का काम है, पेरेंट्स का काम है ना। घर का वातावरण बनाइए उस तरह से। घर बच्चा पढ़ करके आता है तो कम से कम एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, भैया तुम आज क्या क्या पढ़ के आए, बताओ थोड़ा सा। तो पेरेंट्स का भी रोल वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरेंट टीचर्स FLN वर्कशॉप इन उत्तर प्रदेश विलेज इम्प्रूव्ड रीडिंग रेट्स। उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, बहुत अच्छा प्रयास किया गया कि वहाँ पर पेरेंट और टीचर्स FLN वर्कशॉप किया गया। तो जब FLN का जो वर्कशॉप किया गया ना, वो केवल टीचर के लिए नहीं हुआ, पेरेंट्स को भी बुलाया गया कि भाई तुम भी आ जाओ, है ना। दूसरा खंभा तुम भी हो। तो पहला खंभा टीचर, दूसरा खंभा पेरेंट्स, उनको ही बुला लिया। बोला कि भैया तुम लोग दोनों खंभे रहोगे ना, तो तीसरा खंभा स्टूडेंट खड़ा होगा, नहीं तो नहीं खड़ा होगा। अब पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, टीचर भी सीख रहे हैं। तो उससे क्या हो गया कि जो बच्चे का जो रीडिंग जो रेट था उनका जो ग्रोथ का जो रेट था ना, वो बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में। चैलेंजेस क्या क्या है इसको कार्यान्वयन करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। अब यहाँ पर देखिए सही कहना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा दो मत नहीं है कि शिक्षकों की कमी है। लगातार कुछ ना कुछ चेंजेज होते जा रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ नया आते रहता है। तो टीचर्स को हमेशा अपडेट रहना है और हमेशा उसको ट्रेनिंग, वर्कशॉप, इंडक्शन, ये सब कोर्स जो था करते रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स की कमी है, ट्रेन टीचर की कमी है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ये भी प्रॉब्लम है। ग्रामीण प्रवेश, अलग अलग गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, ठीक है, बीच वाले बच्चे, सबका जो लैंग्वेज होता है ना वो अलग अलग होता है। तो लैंग्वेज का चुनौतियां हैं। लो अटेंडेंस, बच्चे स्कूल आते ही नहीं छोटे छोटे। और शहरों में तो चलो ठीक है, मम्मी पापा भेज देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बच्चे बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं जो बच्चे, वो केवल मतलब कि अभी जो MDM चलता है ना, मिड डे, उसके लिए आते हैं वो। तो सारा फोकस उनका उधर था, जैसे ही खाना पीना खाए भाग जाते हैं उधर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लो अटेंडेंस बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन बिहार में मैं देख रहा हूँ ना कि सुधार बहुत हो रहा है। जब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप देखोगे कि बहुत सुधार हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। टीचर्स भी एकदम डेडिकेट होते जा रहे हैं, मैनेजमेंट भी जो है वो डेडिकेटेड होते जा रहा है। प्रॉब्लम्स जो भी है आपका वो ऑनलाइन हो रहा है, सुधार बहुत आ रहा है। बच्चे भी आपका जो है वो स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब टीचर नहीं जाएंगे घर तो बच्चे आएंगे ही आएंगे ऑब्वियसली। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। तो लो अटेंडेंस जो था वो धीरे धीरे कहीं कहीं पर अलग अलग स्टेट में धीरे धीरे वो आपका सुधार भी हो रहा है। कहीं कहीं पर क्या हो रहा है कि वो लो अटेंडेंस होता है तो वो टीचर्स का वो चुनौती नहीं है, वो मतलब कि बस मन बनाने की चीज़ है। लैक ऑफ रिसोर्स बहुत ज़रूरी होता है कि रिसोर्स की कमी जो है वो
मतलब इन सब चीज़ों को यानी कि गोल को अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो रिसोर्स की भी कमी होती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर क्लासरूम नहीं है, बैठने का कमरा नहीं है, ठीक है, बरसात के दिनों में पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल तक जाने का साधन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बरसात के समय में आप सुनोगे ना कि बिहार में टीचर्स कैसे जाते हैं, नाव से बैठ कर जाते हैं पानी में, जानते हो, वो कमर तक पानी में डूब करके जाते हैं, लेकिन जाते हैं, वो बच्चों के लिए जाते हैं। तो ये है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन लोग भी हैं, टाइट है सब, तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की उपस्थिति कम होने से शिक्षकों को FLN लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है, लेकिन जागरूकता फैल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है सभी लोग। केस स्टडी बहुत अच्छा है, निपुण भारत मिशन, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि निपुण भारत मिशन क्या है, ठीक है। तो निपुण भारत मिशन क्या है, 2021 में एक नेशनल इनिशिएटिव चलाया गया था अंडर समग्र शिक्षा अभियान टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया अटेन FLN बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो निपुण भारत मिशन क्या है, एक अभियान चला दिया गया कि नहीं, किसी भी हालत में कक्षा 3 तक के बच्चे जो हैं ना, वो कक्षा 3 ख़त्म करते करते बच्चों में क्या आ जाना चाहिए, बुनियादी जो आपके पास जो शिक्षा है, जो फाउंडेशनल जो लिटरेसी है ना, वो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि जो आपके पास लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी हो या फिर न्यूमेरिक जो भी नंबर है उसका प्रोफिशिएंसी है, वो उनको आ जाना चाहिए। यही कहलाता है निपुण भारत का जो मेन उद्देश्य है। इसका की फीचर्स क्या क्या है, गाइडलाइन एंड लर्निंग आउटकम्स। निपुण भारत में एक पूरा स्पष्ट गाइडलाइन दे दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे किसी दिन। पूरा गाइडलाइन बना दिया गया है कि हर एक क्लास के लिए आउटकम, लर्निंग आउटकम भी दे दिया गया है कि आपको ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, और ये लर्निंग आउटकम आना चाहिए, ये एक्टिविटी यूज़ करना है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और उसी का नतीजा है कि आप देखते हैं कि टीचर हमारे नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और खेल भी रहे हैं, फूल पत्ती भी बना रहे हैं, और बच्चों को क्लास में इंगेज करके रखे हुए हैं, समझा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ये सब निपुण भारत का ही देन है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन, 100 दिनों का एक पढ़ाई का कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है इसमें, ठीक है। 100 दिन पढ़ना है आपको, 100 दिन 100 चैप्टर पढ़ना है। ये स्टेट वाइज एक्शन प्लान, हर अलग अलग स्टेट जो है वो अपने अनुसार जो है वो अपना एक्शन प्लान चला रहा है। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ गया, क्या प्रभाव पड़ा इसका। मध्य प्रदेश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन ग्रेड 2 इज इंक्रीज बाई 20, ठीक है। आफ्टर, हाँ हेलो, हाँ बोलिए, क्लास ले रहे हैं, क्लास है, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर, हम लोग बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इन ग्रेड 2 इंक्रीज बाय 20% आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग निपुण स्ट्रेटजी। तो जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रखंड वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे ही निपुण को लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ पर क्या हुआ, बच्चों का जो कॉम्प्रिहेंशन का जो ग्रेड मतलब जो था, लेवल जो था ना, वो इंक्रीज़ कर गया। कितना, 20% इंक्रीज़ कर गया। तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो ये क्या था, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 2 में ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया वहाँ पर, और अलग अलग किया हो गया जो स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसाइड किया हो गया। सो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज़ अ cornerstone of future learning. A strong early foundation ensure better learning outcome later. क्या कह रहे हैं कि बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल भविष्य की शिक्षा की नींव है। यदि शुरुआत मजबूत होगा तो आगे का पढ़ाई भी सफल होता है। तो ये चीज़ था जो आपके बारे में बता रहा था। क्या किसके बारे में बता रहा है ये बता रहा है FLN के बारे में। और FLN क्या है आपके पास, FLN है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये बहुत ही अच्छा था कि बुनियादी साक्षरता के बारे में हम लोग जानें। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करना है। MCQ मैं आप लोग को दूंगा इसका, और अच्छा MCQ दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा एकदम सॉलिड, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा है ना, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये दोनों जुड़ा हुआ है, FLN और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है।
ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बचपन की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इस पर भी हम लोग विषयवार अच्छी तरह से नोट हम लोग इसको बनाए हुए हैं और इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इंट्रोडक्शन टू ECCE। अब ECCE का परिचय क्या है, ठीक है। अब ये ECC क्या है? ECC रेफर टू द केयर, एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू 8 years of age, which lays the foundation of lifelong learning and development. सो ECC का अर्थ होता है कि जन्म से 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, शिक्षा और उसका समग्र विकास जो जीवन भर की सीखने की नींव रखता है। यानी कि जो लाइफ लॉन्ग उसका जो लर्निंग होगा ना, उसका फाउंडेशन जो होता है ना, एकदम जो जाता है धरती के अंदर, वो जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक के अंदर में बना दिया जाता है, उसको तैयार कर दिया जाता है। 8 वर्ष के बाद का जो बच्चा होगा ना, वो उसका ग्रोथ, वही उसका पिलर खड़ा होना शुरू होगा। तो पिलर जो खड़ा होगा वो हवा में तो खड़ा होगा नहीं, और उसके लिए फाउंडेशन चाहिए, यही फाउंडेशन है। अब इसी को जब डेवलप करोगे ना, तो वो बच्चा एकदम स्टैंड करेगा आंधी तूफान हर चीज़ में। और अगर यही नहीं रहेगा तो बच्चा क्या होगा, धड़ाम धड़ाम गिरेगा, ठीक है। तो एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ECCE विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड विल बी इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल एजुकेशन। अब NEP 2020 में क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति में इसको क्या कर दिया, ECCE को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है, ये एकदम टॉप प्रायोरिटी पर है। और इसको क्या किया गया है, स्कूली शिक्षा के साथ में जोड़ दिया गया है कि भाई इसको अब करना ही करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था लाने का, इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ये चारों तरह का डेवलपमेंट बच्चे में होना चाहिए। फिजिकल भी होना चाहिए, कॉग्निटिव भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए और सोशल भी होना चाहिए, चारों होना चाहिए। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल स्कूलिंग, एक औपचारिक विद्यालय शिक्षा के लिए पेन एंड पेपर, किताब, कॉपी, करिकुलम, सिलेबस, ठीक है, से पढ़ने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, तैयार करने। इसका भी उद्देश्य था कि औपचारिक विद्यालय शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार कर देना है कि भाई अब खेल कूद वाला पढ़ाई ख़त्म हो गया है, अब पेन पेपर, सिलेबस, कोर्स सब कुछ पूरा करना होगा, उससे चलना है। प्रारंभिक भाषा और भाषा संख्यात्मक कौशल विकसित करना, तो बच्चों में क्या है, डेवलप करना है किस चीज़ को, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी स्किल को डेवलप करना है। फोस्टर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा डेवलप करना, फोस्टर है ना, बढ़ना। क्रिएटिविटी है ना, रचनात्मकता एंड लव फॉर लर्निंग, सीखने के प्रति क्या होना चाहिए, बच्चों में रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है, ECCE का ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर देखते हैं कि डोमेन्स कितना है इसका। तो ECC के विकास के क्षेत्र कितना डोमेन्स है ऑफ डेवलपमेंट इन ECC, इसमें कितने डोमेन्स हैं, 5 डोमेन्स हैं। फिजिकल डोमेन्स है, तो फिजिकल में क्या है, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, शारीरिक उसका जो होता है सामान्य और सूक्ष्म गतिविधियाँ। शारीरिक क्या होता है, अपना जो मूवमेंट होता है, जो नॉर्मल मूवमेंट है वो तो करता ही करता है, इसके साथ साथ उसको और स्किल्ड मूवमेंट भी उसका होना चाहिए। खेल कूद में लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। कॉग्निटिव है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को होना चाहिए, सोचने समझने की उसकी क्षमता बढ़े, है ना, ये सब चीज़ उसका बढ़ता है। लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अर्ली रीडिंग, भाषा, सुनना, बोलना और पढ़ना, ये तीनों उसको आना चाहिए, ठीक है। ये डेवलपमेंट का उसका ये क्षेत्र है। सोशल क्या है, शेयरिंग, कॉपरेशन, बच्चे में सोशल भावना आना चाहिए, किसी का शेयरिंग का और कॉपरेशन का, इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। इमोशनल, सेल्फ रेगुलेशन और एक्सप्रेशन, अपनी भावों को खुद से व्यक्त करना, है ना। एक्सप्रेशन, अपने भावों को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसका डेवलप होता है। ये सब उसका क्षेत्र है जहाँ पर वो ग्रो कर सकता है, विकास कर सकता है। लर्निंग थ्रू प्ले, बच्चे खेल खेल के माध्यम से कैसे सीखते हैं। सो प्ले बेस्ड लर्निंग इज सेंट्रल टू ECC। ECC के केंद्र में कौन है, खेल खेल के माध्यम से सीखना, खेल खेल में सीखना। इट हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। अब बच्चे जब ये खेलते हैं, खेल खेल में कोई भी चीज़ ऐसा खेल रहे हैं जहाँ से वो सीखते हैं, तो क्या करते हो, खेल खेल में प्रयोग भी करते हैं। कभी देखते नहीं है कि क्रिकेट जब बच्चा खेल रहा है तो दाएं हाथ से बॉलिंग करता है, तो कभी कभी बाएं से भी फेंकता है, कभी कभी उल्टा होकर भी फेंकता है, नया नया प्रयोग कर लेता है। और जो उसको प्रयोग अच्छा लगता है उसको वो अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो बच्चे क्या करते हैं, खोजते हैं, प्रयोग करते हैं।
अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और उसके अनुसार आचरण करना सीखते हैं। रोल प्ले है एज ए शॉपकीपर, यानी कि एक देखिए यहाँ पर क्या है, दुकानदार और ग्राहक का खेल हो रहा है। यहाँ पर एक आदमी दुकानदार बन गया, एक आपका ग्राहक बन गया, कस्टमर बन गया, दोनों आपस में आके बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत क्या कर रहा है, सामान के लिए ऑर्डर दे रहा है, ले रहा है और पैसा दे रहा है, गिन रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखता है बच्चा। वही तो है ना, खेल खेल में क्या हो गया, आया बोला कि भैया आधा किलो धनिया दे दो, मिर्चा दे दो, चावल दो, आटा दो, सब कुछ दो, उसके बदले इतना कितना पैसा हुआ, वो दिया, उसको लिया। तो ये सब क्या होता है, बच्चों में गिनती सिखाना और सामाजिक व्यवहार को बढ़ाता है। करिकुलम एंड पेडागॉजी इन ईसीसी, जो पेडागॉजी होता है हमारा, तो जो पेडागॉजी है वो क्या करता है, और करिकुलम क्या होता है ईसीसी में, ईसीसी में। तो ईसीसी करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, चाइल्ड सेंटर्ड एंड बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड नीड्स। इसका जो करिकुलम होगा ना वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, जब मतलब आप उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होना है, बच्चों को ध्यान में रखना है, सारा एक्टिविटी बेस्ड है ये सब। और दूसरा क्या है, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल कल्चर के अनुसार होना चाहिए, लोकल नीड्स के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चा घर में खेलता है ना, घर का जो कहानी है, खेलता है, उसका जो उधर का जो पर्व त्यौहार होता है, उसको ही अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं ना पढ़ाई में, तो बच्चा समझता जल्दी है। तो यही इसका करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। इसी तरह का की अप्रोचेस क्या होना चाहिए, थीम बेस्ड लर्निंग, थीम आधारित होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक और रैम्स वगैरह बच्चों को दिया जाए। एक्टिविटी कॉर्नर बनाया जाए जहाँ पर बच्चे खुद से करके सीख भी सकते हैं, तरह तरह के एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, अभिभावकों और समुदाय की क्या भूमिका रहती है। तो जो बच्चा होता है ना हमारा, जो ईसीसी जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पेरेंट्स एंड केयर गिवर प्ले अ वाइटल रोल इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो प्रारंभिक जो बचपन होता है, उनका जो बचपन, आरंभिक बचपन जो होता है, उसमें उनका जो डेवलपमेंट होता है, उसका सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो होता है अभिभावक का, पेरेंट्स का, और दूसरा होता है उसका केयर टेकर का, जो उसको केयर करते हैं। ईसीसी कार्यक्रम में अभिभावक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है ना कि आप जब ईसीसी प्रोग्राम चले तो उसमें क्या करना है, पेरेंट्स को भी बुलाना है, टीचर के साथ साथ पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है और उसको इस प्रोग्राम में जोड़ लेना है। जैसे कि आंगनबाड़ी सेंटर जो होता है ना, आंगनबाड़ी सेंटर में क्या किया महाराष्ट्र में कि उन्होंने अब मदर और चाइल्ड का बातचीत कराना शुरू कर दिया। मतलब वो लोग क्या करते थे कि साप्ताहिक एक प्रोग्राम रखते थे जिसमें बच्चे अपनी माँ के साथ रहेंगे और उनके साथ अपना कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, टीचर भी वहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि माँ बाप की भी जो भूमिका है, माता पिता की भी जो भूमिका है, उसको उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन के साथ में जोड़ दिया कि केवल घर को ही घर में ही नहीं देखना है, प्लस बाहर उसका एजुकेशन पर भी आपको फोकस करना है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ईसीसी, समावेशी और समान ईसीसी। सो ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और डिसेबिलिटी शुड गेट इक्वल एक्सेस टू ईसीसीई। सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी उनका लिंग कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जाति, धर्म, भाषा या फिर डिसेबिलिटी के आधार पर उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सभी बच्चों को समान सुविधा मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए और वहाँ पर ईसीसीई के अंदर में सभी बच्चे एक जैसे होने चाहिए। अब इसका देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि एन इंक्लूसिव ईसीसी सेंटर इन दिल्ली यूजेस साइन लैंग्वेज एंड विजुअल एड्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। अब बताइए कि ईसीसी का जो सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पर क्या होता है, जो डिसेबल्स बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज और विजुअल एड्स का भी वहाँ पर सुविधा प्रदान कर दिया गया है। यानी कि बच्चे कोई भी हों, किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, कैसे भी हों, उनको वहाँ पर समान अवसर मिलेगा। ठीक है। असेसमेंट इन ईसीसी में मूल्यांकन कैसे होता है। असेसमेंट इन ईसीसी शुड बी कंटिन्यूअस, इनफॉर्मल एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड। अब ईसीसी में क्या होता है, इवेल्युएशन जो भी होगा, असेसमेंट जो भी होगा, कैसे होगा, एकदम कंटिन्यू होना, तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल पेन पेपर और लंद फंद रिपोर्ट कार्ड सबका झंझट यहाँ नहीं है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, आप उसको गौर कीजिए, ध्यान देते रहना है, कैसे सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फोकस इज ऑन चाइल्ड्स प्रोग्रेस नॉट ग्रेड। फोकस कहाँ होना चाहिए, बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले क्या नहीं कर पाता था, आज क्या कर ले रहा है,
इस पर ध्यान देना है, ना कि उसको नंबर देते चले जाना है। नंबर का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें टूल्स कौन कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग मूल्यांकन के लिए? एनेक्टोडल बना लेते हैं उसका, एनेक्टोडल रिपोर्ट रखते हैं, रिकॉर्ड पूरा बना लेते हैं उसका। अब एनेक्टोडल रिकॉर्ड क्या होता है, अलग से इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार अच्छा से, बहुत विस्तृत चीज़ है। पोर्टफोलियो बनाते हैं हम लोग, ड्राइंग एक्टिविटीज़ करवा लेते हैं, स्टोरी टेलिंग करवा लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर करवा करके अलग अलग टूल्स यूज़ करके उनका मूल्यांकन हम लोग करते हैं। रोल ऑफ ECC एजुकेटर, उनके ECC शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक जो है ना वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और बच्चों के लिए क्या करता है, एक सुरक्षित, समावेशी और उत्तेजक, है ना, जहाँ पर बच्चा प्रेरित हो जाए, फोर्स उसको लगे कि अरे हमको करना है, उस तरह का वातावरण पूरा बना देता है, जहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना एकदम सीखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अब इनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहता है टीचर का? शिक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी बच्चों को ऑब्जर्व करे, उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करे, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड तैयार करे, प्लान प्ले बेस्ड एक्टिविटी, अलग अलग प्ले बेस्ड एक्टिविटी का प्लान करे, वो उसको तैयार करे, उसके बारे में मैंने सोचे और उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करे। कोलैबोरेट विथ पेरेंट्स, और हमेशा पेरेंट्स के साथ में कोलैबोरेट करते रहे, उससे बातचीत करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे, बच्चों के बारे में बताते रहे, बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करें पेरेंट्स से, और वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कड़ी का काम करता है कौन? टीचर। अब यहाँ पर एक केस स्टडी है, बाल वाटिका इनिशिएटिव। बाल वाटिका का जो पहल किया गया, क्यों किया गया? अंडर NEP 2020 बाल वाटिका हैव बीन लॉन्च्ड इन गवर्नमेंट स्कूल एज ECCE क्लासेस फॉर 3 to 6 year old। 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए NEP 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 है ना 2020 में बाल वाटिका एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, बाल वाटिकाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, किसके लिए? 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर MCQ, है ना, कि बाल वाटिका जो प्रोग्राम था उसको कब लॉन्च किया गया और किस कारण से लॉन्च किया गया और किस ग्रुप के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया। तो ये सब हमेशा ध्यान में रखना है। तो नोट्स में उसी तरह से कोशिश करता हूँ ना कि आपको एक MCQ जैसा भी बनता चला जाए पॉइंट वाइज। इम्पैक्ट इसका क्या हो गया? इन बिहार बाल वाटिका जो था लीड्स टू 30% इंक्रीज इन स्कूल रेडीनेस एंड ट्रांजिशन टू ग्रेड 1। ठीक है, यानी कि बिहार में क्या हो गया, जब बाल वाटिका इम्प्लीमेंट किया गया इसके कारण क्या हो गया, कक्षा 1 में बच्चों की तैयारी और नामांकन में क्या हो गया, 30% का हाइक, वृद्धि हो गया। तो कहीं ना कहीं पर जो सरकारी नीतियाँ जो होती हैं ना, जो योजनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता ही है, और अगर उसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। चैलेंजेज इन कौन कौन से चैलेंजेस हैं अब ECCE में? लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो भी है आधारभूत संरचना जो होती है ना उसकी कमी। लैंग्वेज बैरियर है, भाषा की मतलब कि तो दीवार खड़ी हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, घर की भाषा अलग होती है, बच्चे की भाषा अलग होती है। लो अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, अभी भी माता पिता में इसकी जागरूकता की कमी है, ECCE के बारे में कमी है, पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में कमी है, भेजना नहीं चाहते हैं। पॉलिसी सपोर्ट एंड इनिशिएटिव, कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं और कौन कौन सी पहल ली गई है सरकार के द्वारा? NEP 2020 है। ECCE एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। किसको? ECCE को। किसके लिए? 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए। और जब 6 साल उसका पूरा होता है तो 6 साल में क्या होता है, क्लास 1 में उसका एडमिशन हो जाता है ना। तो अब क्या हो रहा है कि स्कूल में ही आपका जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल है ना, उसी स्कूल में या उस स्कूल के बगल में आंगनबाड़ी भी बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल के साथ भी कनेक्ट रहें, है ना, चूँकि उसका पार्ट हो गया वो। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इंक्लूड्स प्री प्राइमरी क्लासेस को भी अब इंक्लूड किया गया है। पोषण अभियान, फोकस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ 0 to 6 year old चिल्ड्रेंस। तो 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण अभियान जो प्रोग्राम है वो चलाया गया है आंगनबाड़ी में, जिससे क्या होता है, बच्चों के हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाता है। ICDS आंगनबाड़ी जो है वो ECS थ्रू कम्युनिटी बेस्ड सेंटर। तो ये जो चारों है ना, ये क्या है, पॉलिसी सपोर्ट है जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, उसको सहयोग करता है, और साथ ही साथ ये सब स्टेप्स जो है ना
वो क्या करता है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए आपका FLN जो है ना, FLN के लिए तैयार करता है ये। ECC इज़ द फाउंडेशन फॉर अ चाइल्ड्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बिहेवियर एंड हेल्थ। A strong start in early years ensure better learning outcome in a later schooling। अब क्या होता है कि ECC जो है ना, एकदम बच्चों को जीवन भर की शिक्षा, व्यवहार और स्वास्थ्य की नींव रखता है। प्रारंभिक वर्षों में अगर बचपन में ही अगर मजबूत फाउंडेशन मिलेगा ना बच्चा लोग को, तो उसका भविष्य का इमारत जो है ना एकदम बुलंद खड़ा होगा, उसको कोई आंधी तूफान लंद फंद उसको हिला नहीं पाएगा। तो यही था आज का हम लोग का सेशन था ये। हम लोग इसमें बहुत अच्छा टॉपिक पढ़े हैं, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। इसके लिए MCQ मैं तैयार करके आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा आज हम लोगों का कि ECC क्या है और क्या क्या इसके डोमेन्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इस पर हम लोग बात कर लिए थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसी तरह से एक FLN भी था। FLN भी क्या हो गया हम लोग के पास में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये था आज का हमारा सेशन। हम लोग आज बहुत अच्छा पढ़े हैं और आप लोगों के लिए नोट्स बहुत अच्छा तैयार किए हैं। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगता है, एक एक नंबर बढ़ता है ना तो मज़ा आ जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है, एकदम बूंद बूंद करके घड़ा भी बढ़ता है। तो अच्छा लगता है ना जब स्टूडेंट जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, तो लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। कोई पैसा तो लगना है नहीं, ठीक है। तो जो मेरे पास है रख करके ऐसे भी मैं करूँगा क्या इसका, तो जो है मेरे पास वो आपके लिए है, आप सबों के लिए है। किसी का भी अगर निकल जाएगा बहुत अच्छा, निकलना तो है ही। जितने बच्चों का निकलेगा ना मैं समझूंगा बस वही रिवार्ड है, वही मेरे लिए पुरस्कार है। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ में, और अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह है उसमें भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।